हेलो एवरीवन। अभी हम लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल ऑफ टू एरिया केस देख रहे हैं। ठीक है, टू एरिया का एक केस ले रहे हैं, उसका लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कैसे होता है हम वो एनालिसिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? टू एरिया यदि हम बोल रहे हैं तो मान लीजिए ये आपका एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, एरिया 1 है, एरिया 2 है। ये दोनों एरिया मैंने अभी कहा था दूसरे इसके पहले वाले लेक्चर में कि जो सारे एरियाज होते हैं ये आपस में टाई लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं और ये पावर का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। ठीक है, इंडिया में यदि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की हम बात करें जो ये सब मैनेज करता है तो वो हमारी होती है पावर ग्रिड। ठीक है, तो पावर ग्रिड जैसे सप्लाई कर रहा है, पावर ग्रिड से के थ्रू सब कनेक्टेड है आपस में। तो ये दो एरियाज को यदि मैं एनालाइज करती हूँ तो ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ एरिया 1 का कुछ मतलब किसी भी स्टेट का हो सकता है, एरिया 2 किसी स्टेट का हो सकता है, दोनों आपस में टाई लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। इन दोनों एरिया के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी तक जो हमने एनालिसिस किया सिंगल जनरेटर का, तो हम क्या कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी रेगुलेट कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारा काम था फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन को कम करना। लेकिन अब जब ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, सिर्फ एक एरिया की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल एरियाज की बात हो रही है, तो ये किस चीज पे भी डिपेंड करेगा? ये टाई लाइन पावर जो रहती है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अब हमारे पास में दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करना है और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये टाई लाइन की पावर को रेगुलेट करना है। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली उससे भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक्टिव पावर और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड होते हैं, क्लोजली कपलिंग होती है उसकी, और रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज इसकी क्लोज कपलिंग होती है। मतलब यदि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल हमें करना है तो हमें एक्टिव पावर को कंट्रोल करना होगा। ये हमने प्रीवियस केसेस में देख लिया है। अभी तक हम सिंगल एरिया की बात कर रहे थे, तो अभी तक हम सिंगल जनरेटर की बात कर रहे थे। लोड चेंज होता है तो जनरेटर की सेटिंग में क्या चेंज होता है, गवर्नर की सेटिंग में क्या चेंज होता है, ये सब एनालिसिस हमने कर लिया। लेकिन जब हम मल्टीपल एरियाज की बात करते हैं, जहां मल्टीपल एरियाज टाई लाइन के थ्रू कनेक्टेड हैं, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं और वो पावर को एक्सचेंज करते हैं, इस तरह से यदि हम मानते हैं, तो यहाँ पर टाई लाइन पावर को भी एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। टाई लाइन पावर को भी रेगुलेट करना एंड कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी पे अंतर देंगे। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर एरिया 1 है, एरिया 1 की जो डिमांड है आपकी वो 150 मेगावाट की डिमांड है। ठीक है, यहाँ जो जनरेट हो रहा है उसमें से ये 150 मेगावाट सप्लाई उतना नहीं कर पा रहा है, इतना जो है वो एक्स्ट्रा है। और इन दोनों एरियाज में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एरिया 2 जो है वो एरिया 1 को 150 मेगावाट देगा। वो देगा कैसे? टाई लाइन के थ्रू। तो टाई लाइन के थ्रू दे रहा है। लेकिन अब क्या किया, एरिया 2 ने 150 मेगावाट देने की जगह यहाँ पे जो टाई लाइन से पावर दी वो कितनी दी? 160 मेगावाट। देना कितनी थी? 150 मेगावाट। लेकिन यहाँ क्या दे दी इन्होंने? 160 मेगावाट पावर दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ पर 10 मेगावाट एक्स्ट्रा दी है। या फिर हम मान लेते हैं कि यदि यहाँ का लोड 160 मेगावाट है और यहाँ से जो पावर आ रही है, डिलीवर हो रही है, वो 150 मेगावाट ही डिलीवर हो रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा पीजी माइनस पीडी। यहाँ पे पीडी कितना है हमारा? पीडी हमारा 160 डिमांड है और यहाँ दे कितना रहा है? 150। इसका मतलब 10 मेगावाट जो है वो कम है। 10 मेगावाट की जो है क्वांटिटी हमको सप्लाई करना थी वो हम कम कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ पर इस एरिया में लोड ज्यादा रहेगा, लोड सप्लाई नहीं हो पाया, इसका मतलब लोड ज्यादा रहेगा। लोड ज्यादा रहने से क्या होगा इफेक्ट? जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि स्पीड पे ही डायरेक्ट रिलेशन आता है। यदि लोड इंक्रीज होता है तो स्पीड कम हो जाती है। और पहले वाले केस में जहां 150 मेगावाट की जरूरत थी, लेकिन यहाँ से सप्लाई कितना हो गया? 160 मेगावाट। तो 10 मेगावाट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा 10 मेगावाट के कारण से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ जाती, ये वाले केस में यदि हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, हमारा लोड जो है वो कम हो गया और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको दो वेज में हम उसको यूज कर सकते हैं। एक तो उसका काइनेटिक एनर्जी, रोटर की जो है काइनेटिक एनर्जी में वो जा सकती है। ठीक है, रोटर की काइनेटिक एनर्जी में वो यूज हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि लोड बढ़ा दिया जाए, लोड को इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो जो आपकी एक्सेस एनर्जी है वो वहां पर कंपनसेट हो जाएगी और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट। हमारा अल्टीमेटली एम क्या था? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करना है। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करने के लिए सिंगल जनरेटर की बात करें तो हम सिंपली गवर्नर के थ्रू फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल एरिया की बात कर रहे हैं तो हमें टाई लाइन पावर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और टाई लाइन की पावर के थ्रू भी फ्रीक्वेंसी जो है वो डेविएट कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टाई लाइन पावर को भी रेगुलेट करना होगा, तब जाके हम फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट कर सकेंगे।
तो इस तरह से दोनों चीजों को हमें रेगुलेट करना होता है, हमें फ्रिक्वेंसी को भी रेगुलेट करना है और टाई लाइन पावर को भी हमको कंट्रोल करना है, उसे भी रेगुलेट करना है, ताकि अल्टीमेटली हमारी फ्रिक्वेंसी जो है सिस्टम की वो बनी रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं ना, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो एक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। यदि फ्रिक्वेंसी में कुछ भी चेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस तो रहते हैं, हमारा सिस्टम वो बेयर कर सकता है, वो सब उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत ज्यादा डेविएशन होता है तो हमारे जो जनरेटर्स हैं, सिंगल एरिया का हो या फिर मल्टीपल एरिया का, वो सिंगल एरिया का आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जाता है, फिर उसके वो चूंकि बाहर चला गया सिंक्रोनिज्म से, इसीलिए बाकी के जो एरियाज हैं आसपास के, वो भी अफेक्ट होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने जो एक एरिया है उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको सिंक्रोनिज्म में रखते हैं। उसको सिंक्रोनिज्म में रखने के लिए फ्रिक्वेंसी का डेविएशन जो है वो कम से कम होना चाहिए, 0.5% यूजुअली होता है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिस्टम में थोड़ा ज्यादा डेविएशन होता है। पर वो किससे कम कर सकते हैं, हम कंट्रोलर्स यूज करके उनके डेविएशन को हम कम कर सकते हैं। किस टाइप की कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, इनको यूज करके, और अब तो स्मार्ट कंट्रोलर भी है और भी दूसरे, तो उनको यूज करके हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी की डेविएशन को कम करते हैं। ठीक है, अब हमने दो एरियाज की बात की थी और टाई लाइन पावर की बात की थी, तो हम मानते हैं पावर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ एरिया वन। एरिया वन का पावर टाई लाइन के थ्रू जो जा रहा है वो कितना होगा, पी टाई लाइन वन सबस्क्रिप्ट यदि मैं यूज करी, उसका मतलब एरिया वन के लिए यूज करी, और 2 यूज करूंगी तो एरिया 2 के लिए होगा। ठीक है, तो पी टाई वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V2 डिवाइडेड बाय x12 साइन ऑफ डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इस तरह से टाई लाइन 1 की जो पावर है आपकी, ये आपकी टाई लाइन 1 की पावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंक्रीमेंटल चेंज यदि कोई होता है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 में। ठीक है, इंक्रीमेंटल चेंज यदि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में होता है तो उसके कारण से आपकी पावर में क्या चेंज होगा, तो इंक्रीमेंटल चेंज के कारण से हमारी अब डेल्टा टाई 1 इज इक्वल टू V1 V2 डिवाइडेड बाय x12 cos of delta 1 minus delta 2 into delta delta 1 minus delta delta 2। ये हमारी इक्वेशन 2 है। ये किसके कारण से पावर है, यदि डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 में, ये किस कारण से है, इफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 में इंक्रीमेंटल चेंज होता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल चेंज होता है तो आपकी टाई लाइन पावर में जो चेंज होगा वो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। ये तो हुई मेगावाट की बात। यदि मुझे पर यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी PR1 का डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, PR1 क्या है, मेगावाट रेटिंग ऑफ जनरेटर 1। ये क्या हो जाएगी आपकी पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू V1 V2 x12 PR1 बोल देती हूँ, एरिया 1 के लिए बात कर रहे हैं इसलिए, कॉस ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा डेल्टा 2। ठीक, इसको मैं और अच्छे से यदि रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको किस ढंग से लिख सकती हूँ मैं, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा P टाई कॉमा 1 पर यूनिट, दिस विल बी इक्वल टू, ये इतने पार्ट को मैं बोल देती हूँ कि ये T12 है, T12 इंटू डेल्टा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा डेल्टा 2। यहाँ T12 क्या है इस इक्वेशन में, अब इसको मैंने बोल दिया ये इक्वेशन नंबर 3। T12 क्या है यहाँ पर, T12 है हमारा सिंक्रोनाइजिंग कोफिशिएंट, सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट, सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ये पूरी टर्म V1 V2 PR1 x12 cos ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। ये क्या है, सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट जिसका की वैल्यू ये है।
अब हम जानते हैं कि डेल्टा जो रहता है वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जो पावर एंगल है आपका वो इंटीग्रल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में यदि इसे लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, पी टाई कॉमा 1 इज इक्वल टू ओवर अ पीरियड ऑफ 2 पाई, इसलिए 2 पाई T12 इंटीग्रल ऑफ डेल्टा F1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा F2 dt। इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या है, डेल्टा F यहां पर क्या है, डेल्टा F यहां पर है इंक्रीमेंटल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीमेंटल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट एरिया के लिए किया, एरिया 2 के लिए भी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसी तरह से एक इक्वेशन मिल जाएगी फॉर एरिया 2। इंक्रीमेंटल चेंज इन पावर क्या आ जाएगी, Ti2 विल बी इक्वल टू 2 पाई T12 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, T21 आ जाएगा, T21 इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा F2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा F1 dt। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। T12 हमने बोला था, T12 हमारा क्या था, ये था। उसी तरह से T21 क्या हो जाएगा, T21 जो रहेगा वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, T21 विल बी इक्वल टू, यहां से जैसे ये था ना उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे हम V2 V1 डिवाइडेड बाय PR2। अब सेकेंड जनरेटर की जो रेटिंग है मेगावाट रेटिंग वो, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू निकालनी है हमको, ये सारी पर यूनिट पे निकला था इसलिए हमने इसका डिवाइड किया। साथ में X21 और X12 दोनों एक ही रहता है, ठीक है, कॉस ऑफ डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपको एक तीसरी इक्वेशन मिलती है, ये जब डेल्टा 1 2 ये वाली इक्वेशन है, टाइलाइन पावर 1 टाइलाइन पावर 2। तो हमने टाइलाइन 2 की पावर निकाली, टाइलाइन 1 की भी पावर हमने निकाली। हमने T12 एंड T21 दोनों को डिफाइन किया था। अब यदि मैं T21 डिवाइडेड बाय T12 करती हूँ, इक्वेशन जो इक्वेशन 5 है उसमें मैं टाइलाइन पावर 1 का डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस PR1 डिवाइडेड बाय PR2। इसको हमने बोल दिया एक कांस्टेंट है A12। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। T21 डिवाइडेड बाय T12 दिस विल बी इक्वल टू, जब आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो बाकी चीजें सेम है, ये जो है पावर ये दोनों डिफरेंट है इसलिए ये रह जाती है, बाकी ये कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल पावर बैलेंस इक्वेशन फॉर एरिया 1 वो क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंटल पावर बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या होती थी, पीजी माइनस पीडी, चेंज इन जनरेशन माइनस चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो वो हमने एनालाइज किया था, हमने कैलकुलेट किया था उसको, वो क्या था, हमने प्रीवियस केसेस में जब इसे कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था, तो हमें मिल रहा था F1 नॉट मतलब शेड्यूल फ्रीक्वेंसी dt ऑफ डेल्टा F1 प्लस V1 डेल्टा F1। ये हमने पिछले केसेस में किया था, वन सफिक्स सब्स्टिट्यूट जो है वो पहले नहीं था क्योंकि हम दो एरिया कंसिडर कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 1 लगाया। बाकी इतना पार्ट तो हमने किया था, एक क्या दिखा रहा था काइनेटिक एनर्जी के लिए, एक क्या बता रहा था लोड वेरिएशन। तो इस तरह से हमने दोनों की फ्रिक्वेंसीज को जो है वो यहाँ पर रखा था डिफरेंस में। लेकिन अब एक दूसरा एक और फैक्टर है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी के साथ में एक और फैक्टर इफेक्ट करता है, वो क्या होता है, टाइलाइन पावर। तो इसका मतलब चेंज इन टाइलाइन पावर भी इस इक्वेशन में ऐड होगा, टाइलाइन पावर 1 की वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ये आपकी आ जाती है इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन का यदि मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेती हूँ तो क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है प्लस साथ में मुझे क्या करना है, मुझे F1 के लिए इवेल्युएट करना है। F1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, डेल्टा F1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल डेल्टा FS हो जाएगा, ठीक है, F1S। तो कैपिटल डेल्टा कैपिटल F1S, ये यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है मेरा डेल्टा PG1 ऑफ S माइनस डेल्टा PD1 ऑफ S
माइनस टाइलाइन पावर डेल्टा पी टाई 1 ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय जो रिमेनिंग फैक्टर है आपका KPS डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस TPS। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये V1 है यहाँ पर, ठीक है। KPS क्या है यहाँ पर, इसमें यदि ये मैंने सिंप्लीफाई मैनर में इसको लिख दिया है कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट के बेसिस पे, रैंप कांस्टेंट की फॉर्म में। इसमें जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय बीटा B1 की, B1 क्या है आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है, ठीक है। B1 जो है आपका वो डैम्पिंग कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से इसको लिख दिया सिंप्लीफाइड मैनर में, जहां पे KPS की जो वैल्यू है वो क्या है 1 अपॉन B1। और टाइम कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ पावर सिस्टम है 2H1 डिवाइडेड बाय B1 इंटू F0। ये दो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पे और सिंपल कर दिया। इक्वेशन नंबर 7 को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके उसको सिंप्लीफाई किया तो हमको क्या मिला, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में KPS और TPS की क्या वैल्यू है वो हमने यहाँ रखी। KPS क्या बताता है, जनरेटर लोड मॉडल का जो गेन है वो दिखाता है, और TPS क्या बताता है, जनरेटर लोड मॉडल का टाइम कांस्टेंट बताता है। जनरेटर लोड मॉडल का टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हो या पावर सिस्टम का टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे, इस पर्टिकुलर 8th इक्वेशन की बेसिस पे हम एक ब्लॉक डायग्राम डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं एक ब्लॉक डायग्राम, बिल्कुल बना सकते हैं। एक समर लगाते हैं, यहाँ क्या आएगा PG ऑफ S डेल्टा PG ऑफ S 1 लगाती हूँ क्योंकि फर्स्ट एरिया के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ये आएगा माइनस में, ये आपका पास प्लस है, यहाँ पे माइनस में क्या दिख रहा है, टाइलाइन पावर ऑफ 1 ऑफ S क्योंकि लाप्लास में कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है आपका माइनस डेल्टा ऑफ PD1 ऑफ S। ये माइनस यहां ना लगा के हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ, ठीक। तो ये आपका हो जाता है। इन तीनों के साथ में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसफर फंक्शन का। वो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, KPS डिवाइडेड बाय 1 प्लस TPS। KPS क्या है, टाइम KPS जो है वो गेन है, गेन ऑफ द पावर सिस्टम है, और TPS जो है टाइम कांस्टेंट ऑफ पावर सिस्टम। यहां से हमको क्या मिला, सब चीजें कंसिडर हो गई, PG हो गया, PD हो गया, Pटाई हो गया, PG हो गया, PD हो गया, Pटाई हो गया, साथ में ट्रांसफर फंक्शन हो गया। तो हमको इसका आउटपुट क्या मिलेगा, डेल्टा F1 ऑफ S, ठीक। इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब याद करते हैं हमने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो डिराइव की थी डेल्टा पी टाई की, ठीक है। तो वो जब हमने डिराइव की थी, जहाँ पे T12 हमने बाद में सब्स्टिट्यूट किया था, उसके बाद में जो हमारा जो इक्वेशन निकल के आई थी 4 नंबर और 5 नंबर की इक्वेशन, यदि उस इक्वेशन का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो 4 के लिया तो क्या मिला मुझे, डेल्टा पी टाई 1 ऑफ S विल बी इक्वल टू क्या था, 2 पाई था, T12 था डिवाइडेड बाय S था, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ साथ ये S क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ F1 ऑफ S माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F2 ऑफ S। तो इंटीग्रेशन का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो क्या आता है 1 बाय S, तो इसलिए मैंने S बाहर ले लिया, डेल्टा F1 ऑफ S माइनस डेल्टा F2 ऑफ S। दिस इज आवर 9th इक्वेशन। जैसे हमने फर्स्ट के लिए किया इक्वेशन 4 को लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, वैसे ही हम सेकंड टाइलाइन पावर के लिए चेंज देख लेंगे। P2 ऑफ S विल बी इक्वल टू 2 पाई T21 डिवाइडेड बाय S। ये S कहां से आया, ये S यहां से आया कि इंटीग्रेशन ऑफ F2 डेल्टा F2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा F1 था। तो वो जो इंटीग्रेशन था वो आपका आ गया बाहर, तो इसलिए 1 बाय S आपका बाहर निकल आया। यहाँ क्या आ जाएगा, F2 ऑफ S माइनस डेल्टा F1 ऑफ S। ये हमारी इक्वेशन 10 आ जाएगी। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करना हो तो एक माइनस साइन को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई। और एक और चीज क्या है, जो हमने रिलेशन देखा था T12 और T21 के बीच में, तो T21 इज इक्वल टू A12 या A12 इंटू T12 डिवाइडेड बाय S।
इतना रिलेशन हमने किया था ना, जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था तो हमें रेशो मिला था, वो रेशो जो मिला था उसको हमने बोला था कि वो A12 आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर T21 वाली टर्म है, T21 वाले को भी मैं T12 के टर्म्स में लिख सकती हूँ यूजिंग दिस कांस्टेंट। साथ में मैंने यहाँ माइनस ले लिया है, तो अब इस फंक्शन को भी मैं ऐसा लिख सकती हूँ, डेल्टा F1 ऑफ S माइनस डेल्टा F2 ऑफ S। ये हो जाती है मेरी इक्वेशन नंबर 10। तो इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 हमको क्या बता रहे हैं, टाई लाइन पावर, चेंज इन टाई लाइन पावर ऑफ एरिया 1 एंड ऑफ एरिया 2। ठीक है, तो एरिया 1 के कारण जो चेंज इन पावर था और एरिया 2 के कारण जो चेंज इन पावर है वो हमको किसके बेसिस पे निकला, हमारे F1 और F2 चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीमेंटल चेंज इन फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड कर रहा है। तो टाई लाइन पावर 1 ऑफ S, वो जो इक्वेशन हमें मिली है उनको यूज करते हुए हमें ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ क्या है, F1 ऑफ S, ठीक है, प्लस यहाँ क्या है, हमने क्या लिखा था, F1 ऑफ S डेल्टा F1 ऑफ S माइनस डेल्टा F2 ऑफ S। तो यहाँ क्या होगा, माइनस डेल्टा F2 ऑफ S। ये दोनों आए, ठीक है, दोनों F1 माइनस F2 हो गया। फिर ये कहाँ गया, जो ये ट्रांसफर फंक्शन है आपका, इंटीग्रेटर बोल सकते हो आप, क्योंकि 1/s आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ गया, इसका मल्टीप्लाई होके, जब हम टाई लाइन पावर 1 की बात कर रहे थे तो 1 वाले में आपका A12 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन जब सेकेंड इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन नंबर 10 थी, इक्वेशन नंबर 10 में क्या था, माइनस ऑफ 2 पाई A12 T12, तो 2 पाई T12 तो है, माइनस ऑफ A12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, डेल्टा P टाई 2 ऑफ S। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं डेल्टा F जो रहे वो 0 रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर यूज करते हैं। कंट्रोलर क्या करता है, स्टडी स्टेट फ्रीक्वेंसी चेंज को कम करता है, 0 करता है, ठीक है, चेंज स्टडी स्टेट में चेंज इन फ्रीक्वेंसी को 0 करता है, ठीक है। तो कंट्रोलर यूज करते हैं। कंट्रोलर हम बता चुके हैं, डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स हो सकते हैं, PI कंट्रोलर, PID कंट्रोलर, ठीक है, इस टाइप से आपके कंट्रोलर्स हो सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली जब हम इसको कंट्रोल करते हैं तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है एरिया कंट्रोल एरर, एरिया कंट्रोल एरर कहलाता है। तो ACE, एरिया कंट्रोल एरर 1 विल बी इक्वल टू, एरर किस कारण से, पहले तक हम जो पढ़ रहे थे वो एरर किस कारण से आ रही थी, हमारी सिर्फ फ्रीक्वेंसी के कारण एरर आ रही थी, लेकिन अब की बात करते हैं तो अब फ्रीक्वेंसी के कारण भी एरर आएगी, और एरर के कारण आएगी टाई लाइन पावर के कारण। तो ये टाई लाइन पावर का जो चेंज हो रहा है, P टाई 1 प्लस B1 डेल्टा है। B1 क्या है, फ्रीक्वेंसी बायस है, फ्रीक्वेंसी बायस। सिमिलरली इस इक्वेशन का यदि मैं लाप्लास लेती हूँ ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू ACE 1 ऑफ S, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा P टाई 1 ऑफ S प्लस B1 डेल्टा F1 ऑफ S, ठीक है। इसको हमने बोल दिया क्या है, ये इक्वेशन नंबर 11। जैसा हमने एरिया 1 के लिए एरिया कंट्रोल एरर फाइंड आउट किया, वैसे ही एरिया 2 के लिए भी एरिया कंट्रोल एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलर रिलेशन हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, वो क्या होगा, ACE 2 ऑफ S, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ टैलेंट पावर 1 था, यहाँ क्या हो जाएगा, टैलेंट पावर 2 हो जाएगा, P टाई 2 इंटू S प्लस B2 डेल्टा F2 ऑफ S, इक्वेशन नंबर 12। ये हमारी क्या बन रही है, यहाँ पर वापस टाइलेंट पावर 2 पे भी डिपेंड कर रहा है अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी। B2 क्या है, वापस फ्रीक्वेंसी बायस है, ठीक है। तो इन सारी इक्वेशन को यूज करते हुए, और हमने जो पुराने डायग्राम्स पढ़े थे, ब्लॉक डायग्राम या पुराने सब सिस्टम्स को जब हमने एनालाइज किया था, हमने क्या किया था, स्पीड गवर्नर का ब्लॉक डायग्राम बनाया था, उसके बाद में हमने टरबाइन का ब्लॉक डायग्राम डिराइव किया, उसके बाद हमने जनरेटर लोड मॉडल का ब्लॉक डायग्राम डिराइव किया। वो हमने किया था सिंगल जनरेटर एनालिसिस के लिए, लेकिन जब यदि नंबर ऑफ जनरेटर्स आते हैं हमारे सिस्टम में तो टाइलाइन पावर भी कंसिडरेशन में आ जाती है। उसके कारण से हमको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए, टाइलेंट पावर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या चाहते होते हैं, हमको कंट्रोलर यूज करना होता है। तो किस तरह से हम कंट्रोलर को सर्किट में डालते हैं, किस तरह से ब्लॉक डायग्राम में यूज करते हैं, हम आपको वो देखेंगे। तो हमने इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 देखी, ठीक है।
और हमने उसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, हमको जितना प्रीवियस नॉलेज था, हमने जितनी करके आए वो सारी चीजें अब यहाँ पे हम मर्ज कर देते हैं। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले सिंगल एरिया के लिए सिंगल जनरेटर का एनालिसिस किया था, उसमें उसकी स्पीड गवर्निंग ब्लॉक डायग्राम डिराइव किया, उसके बाद टरबाइन का ब्लॉक डायग्राम डिराइव किया, फिर उसके बाद हमने जनरेटर लोड मॉडल का या पावर सिस्टम का हमने ब्लॉक डायग्राम डिराइव किया, फिर ये सारे जो सब ब्लॉक डायग्राम्स थे इन सबको हमने मर्ज करके एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बनाया था। आप रिकॉल करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं जाके कि वो हमने किस तरह से फॉर्म किए थे। अभी हम थोड़ा सा पुराना याद रखते हैं और अभी का भूल जाते हैं, जो लिखा हो बाकी की चीजें आप भूल जाइए। आपको पुराना क्या याद है, आपको पुराना ये याद है, एक स्पीड गवर्निंग ब्लॉक था, स्पीड गवर्निंग ट्रांसफर फंक्शन आपका निकल के आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट हमने यूनिटी अज्यूम कर लिया है, वो कांस्टेंट क्या था, वो गेन था, ठीक है। अभी के लिए हमने वो गेन यूनिटी यहाँ पर रखा है, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा टरबाइन का गेन था, ये भी हमारे पास में था। फिर एक समर था, वहां से हम क्या दे रहे थे, इस तरह से डिमांडेड आपके पास में चेंज इन डिमांड आ रहा था, वो आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे और वो कहाँ जा रहा था, आपके पावर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन में, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा था, चेंज इन फ्रिक्वेंसी मिल रहा था। याद करेंगे तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पे मिल रहा था, ठीक। अब क्या, ये डेल्टा है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी, और यहाँ से जो फीडबैक है वो 1/r के थ्रू यहाँ पर चला जा रहा था। तो इस तरह से हमारा इतना ब्लॉक डायग्राम तो आप समझ चुके हैं, पहले था। यहाँ पर भी हम देख रहे थे, ये हमारा वन सबस्क्रिप्ट हमने यूज किया है क्योंकि हम यहाँ पे जनरेटर वन की एरिया वन की बात कर रहे हैं, सिंगल जनरेटर नहीं, अभी एरिया वन की बात कर रहे हैं। तो एरिया वन में ये इस तरह से आपका ब्लॉक डायग्राम बना। सिमिलरली एरिया टू में क्या किया, एरिया टू में भी हमने उसी तरह से किया जैसा कि एरिया वन में। ये चीजें आप भूल जाइए, यहाँ पर अभी इंटीग्रल कंट्रोल को आप भूल जाएंगे। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ स्पीड गवर्निंग सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन है, देन टरबाइन का ट्रांसफर फंक्शन है, देन वहां पे पीजी माइनस पीडी के लिए यहाँ पर आपने पीडी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिमांड 2 है, यहाँ पे पीडी 1 है, ये पीडी 2 है, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और वो कहाँ गया आपका पावर सिस्टम ब्लॉक में या फिर जनरेटर लोड मॉडल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके हमारा सेकंड ब्लॉक डायग्राम बनता है जो कि सेकंड एरिया के लिए है, ठीक। अब क्या हमने एक और चीज क्या देखी थी, हमने देखी थी कि जो हमारा सिर्फ कंट्रोलिंग जो पैरामीटर था वो सिर्फ डेल्टा एफ नहीं था, हमारा कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या था, टाई लाइन की पावर जो है उसको भी रेगुलेट करना, ये हमारा उद्देश्य था। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये सब रेगुलेशन के लिए हमको डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर यूज करने पड़ते हैं, या तो हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, पीआई कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, पीआईडी कंट्रोलर हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रोलर्स होते हैं, आप उनको यूज करके, और ये जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी आता है ड्यू टू चेंज इन डिमांड, उसको आप क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो एक वन जनरेटर के लिए या वन एरिया के लिए आपने छोटा जो ब्लॉक डायग्राम था वो कंप्लीट एनालिसिस आपने कर चुके हैं, ठीक है। कैसे टरबाइन ब्लॉक लग रहा है, कैसे इनका ट्रांसफर फंक्शन लगता है, और इनके गेन को हमने यूनिटी अज्यूम कर लिया है, ठीक। अब आपके पास में नया क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले क्या था, एरिया कंट्रोल एरर जो थी आपकी, पहले के केस में एरिया कंट्रोल एरर क्या थी आपकी, प्रीवियसली हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी को ध्यान में रखते थे, फ्रिक्वेंसी को देखते हुए हम एरिया कंट्रोल एरर को कम करते थे फ्रिक्वेंसी को रेगुलेट करने के बाद में, ठीक है। लेकिन इसका टोटल क्या रहता है, एरिया कंट्रोल एरर आपकी क्या आती है, डेल्टा पी टाई 1 फर्स्ट एरिया के लिए यदि मैं बात करती हूँ, प्लस B1 डेल्टा 1, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो टाई लाइन पावर का भी चेंज को कंसिडर करते हैं। तो ये क्या होता है आपका एरिया कंट्रोल एरर, आप क्या चाहते होते हैं कि ये एरर आपकी कम से कम हो, एरर आपकी कैसी रहे, कम से कम हो। तो इक्वेशन 11 थी जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे। सिमिलरली इक्वेशन 12 आपकी जो थी वो क्या थी, टाई लाइन पावर 2, चेंज इन टाई लाइन पावर 2 एरिया 2 का B2 डेल्टा F1 F2 ऑफ एस, ये F1 ऑफ एस है, ठीक है। ये सबका लाप्लास डोमेन में अगर हम लिखते हैं तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 12 थी। इसके बेसिस पे हमने एक छोटा ब्लॉक डायग्राम बनाया था, ठीक। उसको ब्लॉक डायग्राम बनाया था हमने, वो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप, ठीक। उस ब्लॉक डायग्राम का यूज हमने यहाँ पर किया है। वो ब्लॉक डायग्राम क्या था, वो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से था। यहाँ पर आपका था 2 पाई T12 डिवाइडेड बाय S, ये जो था आपका, वो आपने ये जो आपका सिंपल वाला ब्लॉक डायग्राम था उसमें आप अब चीज की, क्योंकि टाई लाइन पावर भी अब इंक्लूड हो चुकी है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाई लाइन पावर को भी हमारा जो प्रीवियसली एनालाइज किया हुआ जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब हमारी एरिया कंट्रोल एरर जो है वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही, वो टाई लाइन पावर पे भी डिपेंड कर रही है। वो कैसे डिपेंड कर रही थी हमने वो देख लिया था लास्ट टाइम, कैसे यहाँ F1 ऑफ एस और ये टाई लाइन पावर 1 ऑफ एस, यहाँ से हमने चूंकि T12 के साथ में A12 भी आ रहा था नेगेटिव का, यहाँ पर आपका डेल्टा P टाई 2
ऑफ एस। ये कहाँ से है? ये फ्रीक्वेंसी 1 है और ये फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ एस। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास में यहां तक तो हमने कर लिया था। ठीक, यहाँ हमको अल्टीमेटली क्या मिल रहा था, हम पुराना रिकॉल करते हैं तो ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम जब हमने देखा था, एक सिंगल जनरेटर के लिए एनालिसिस किया था, तब वहां पे आउटपुट में क्या निकल रहा था, डेल्टा एफ ऑफ एस आ रहा था। तो यहाँ पर 1 और 2 हमने यूज कर लिया क्योंकि एरिया 1 और एरिया 2 है, तो यहाँ एरिया 1 का मतलब डेल्टा F1 ऑफ एस हमें यहाँ आउटपुट में मिला। वो हमारा क्या हो रहा था, रेगुलेट हो रहा था, रेगुलेट होके यहाँ दे रहे थे हम, और वो आगे जाके कंपेयर होके जो एक्चुएटिंग सिग्नल था वो कहाँ जा रहा था, स्ट्रीम जो स्पीड गवर्निंग सिस्टम है उसमें जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि टाई लाइन पावर भी इंक्लूड होनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया कंट्रोल एरर जो है ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ से एरिया कंट्रोल एरर आ रहा है। एरिया कंट्रोल एरर क्या होगा, एरिया कंट्रोल एरर होगा पी डेल्टा पी टाई 1 ऑफ एस, डेल्टा पी टाई 1 ऑफ एस यहाँ पर है। ठीक है, और यहां से ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो यहां से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और साथ में यहां से ये जा रहा है, तो यहाँ अल्फा 1 ये A12 यहां से जाएगा तो क्या मिल रहा है हमको, टैलेंट पावर 2 मिल रही है। तो टैलेंट पावर 2 को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। पहले फर्स्ट वाला पोर्शन देखते हैं। इतना पोर्शन हमारा पहले से था, फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ फीडबैक हो रही थी, साथ ही साथ इसी फ्रीक्वेंसी के साथ में ये फ्रीक्वेंसी बायस है B1 वो मल्टीप्लाई होके यहाँ मिल रहा है। तो ये सब आपको जो मिल रही है वो एरिया कंट्रोल एरर यहाँ से मिल रही है, और वो ये हमारा ये क्या है, यहाँ पे हमको क्यों क्या करना पड़ेगा, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी के डेविएशन को कंट्रोल करना है, टाइलेंट पावर के डेविएशन को कंट्रोल करना है। तो अल्टीमेटली पहले आप फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल को ही करेंगे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा। कंट्रोलर हमने कहा किसी भी टाइप का आप यूज कर सकते हैं, ज्यादा करके हमने ये इंटीग्रल कंट्रोल यूज किया है, क्योंकि इंटीग्रल कंट्रोल क्या करता है, प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल कंट्रोलर को साथ में जब हम यूज करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है कि आपकी जो स्टडी स्टेट एरर है वो कम हो जाती है, मतलब चेंज नहीं रह जाता, वो कांस्टेंट हो जाती है या तो वो जीरो हो जाती है, मतलब स्टडी स्टेट वैल्यू जो रहेगी आपकी वो कांस्टेंट रहेगी या वो जीरो रहेगी। तो इस तरह से आप क्या चाहते हो कि आपका जो चेंज हो रहा है, चेंज इन टैलेंट पावर, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, उस चेंज को आपको खत्म करना है, उस चेंज को आपको कम करना है। उसके लिए आपने क्या यूज किया, इंटीग्रल कंट्रोलर यूज किया। तो यहाँ से इंटीग्रल कंट्रोल यहाँ गया, देन आगे आपका जो ट्रांसफर फंक्शन से उनमें मल्टीप्लाई हो गया, और फाइनली यहाँ पे आपको F1 मिला। यहाँ F1 ऑफ S मिल रहा है। सेकेंड एरिया की बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे यहाँ से बात करते हैं तो क्या है यहाँ पर, यहाँ स्पीड गवर्निंग सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन, देन टरबाइन का ट्रांसफर फंक्शन, फिर पीजी माइनस पीडी, यहाँ पे 2 यूज किया है क्योंकि सेकंड एरिया की बात की है। उसका जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, पावर सिस्टम ब्लॉक में जा रहा है, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी 2 मिल रही है, डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी 2 मिल रहा है। जो भी डेविएशन यदि होता है तो इस डेविएशन को हम चाहते हैं नलीफाई करना, तो इसको हमने एक फीडबैक पे हमारा जो प्रीवियस चला आ रहा था वैसा फीडबैक है, और साथ में हम डेविएशन को कम करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। तो ये फ्रीक्वेंसी बायस के साथ में यहाँ कंट्रोलर के साथ में एडजस्ट होके और फिर ये कंपेंसेट करेगा, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है उसे ये कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब ये अप्लाई, जब हम 2 एरिया की बात करते हैं, तो जब हमने ये लोड अप्लाई किया तो वो दोनों लोड जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई किए हैं, वन बाय वन अप्लाई नहीं किया, दोनों साइमल्टेनियसली आपने अप्लाई किया है और इवेल्युएट किया है। तो हमारा क्या हम चाहते हैं, डेल्टा पी टाई 1 प्लस B1 इंटू डेल्टा F1 should equal to 0। ठीक, डेल्टा P टाई 2 प्लस B2 डेल्टा F2 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ है, P टाई 1 कहाँ है, ये रहा। इसमें हमने क्या किया, B1 का मल्टीप्लाई किया, B1 इंटू डेल्टा F, डेल्टा F आपका कहाँ है, यहाँ, मल्टीप्लाइड बाय B1। ठीक है, तो आपका इनपुट में ये किसको मिल रहा है, आपका ये मिल रहा है, आपका इंटीग्रेटर को मिल रहा है, इंटीग्रेटर ब्लॉक को ये इनपुट मिल रहा है, क्या, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय B1, और यहाँ से टाइलेंट पावर 1 यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों का जो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये इंटीग्रेटर का इनपुट मिल रहा है, इंटीग्रेटर का इनपुट है, तो ये दोनों शुड इक्वल टू 0। और साथ में सेकंड टाइलेंट के लिए भी हमने कहा, सेकंड के लिए हमने कहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का जो डेविएशन था, डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी, वो यहाँ से फीडबैक हुआ, मल्टीप्लाई हुआ B2 के साथ में, B2 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये जो टाइलेंट पावर 2 थी वो यहाँ पे ऐड हुई। हम क्या चाहते हैं, ये डिफरेंस, मतलब ये जो इन दोनों का एडिशन है, समेशन, इसका 0 होना चाहिए, तभी हमारा चेंज जो रहेगा वो 0 रहेगा। साथ ही साथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी 1 माइनस चेंज इन फ्रीक्वेंसी 2, ये हमारा होना चाहिए 0। ये किसका है, ये किसका इनपुट है, इनपुट ऑफ
इंटीग्रेटिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर इसके कारण से इनपुट ऑफ इंटीग्रेटिंग ब्लॉक जो है वो क्या है, 2πt12 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी के चेंज का डिफरेंस भी जो है वो आपका 0 आना चाहिए। टाइलेंट पावर 1 को हमने 1 एंड 2 का हमने रिलेशन देख लिया था और उसको हमने डिवाइड करके देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, A12 मिलेगा pti 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा pti 2, दिस विल बी इक्वल टू T12 डिवाइडेड बाय T21, T12 डिवाइडेड बाय T21। ये किसके बराबर था, माइनस ऑफ A12 के बराबर था, जो कि एक कांस्टेंट है। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 13 और इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 14। ठीक। सिमिलरली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ एरिया 1 एंड एरिया 2, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इसके बराबर है। हमने साथ में ये भी देख लिया था कि टाइलेंट पावर के चेंज इन टाइलेंट पावर को यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रेशो मिलेगा, T12 डिवाइडेड बाय T21 विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A12 विच इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे भी हमने इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 16 है आपकी। अब ये यदि 13 से लगा के इक्वेशन नंबर 13 से 16 तक यदि हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें दो बातें पता चलती है। वो ये है कि द चेंज इन टाइलाइन पावर of 1 should equal to change in टाइलाइन पावर of 2, this will be equal to 0। ये तभी होगी इक्वेशन, मतलब सेटिस्फाई तभी होगा जबकि ये कंडीशन वो फॉलो करता हो। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी, डेल्टा फ्रीक्वेंसी 1 शुड इक्वल टू डेल्टा फ्रीक्वेंसी 2। इन इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो है टाइलेंट पावर 1 और पावर 2 जो है वो इक्वल है और वो 0 के बराबर है। साथ ही में हम ये देख रहे हैं कि F1 और F2 जो है वो डेल्टा F1 डेल्टा F2 आपका जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो यहाँ से हम डायनेमिक प्लॉट देख लेते हैं, डायनेमिक एनालिसिस कर लेते हैं। आप सामने ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है और एक दूसरी क्या दिख रही है, सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है। तो जो डॉटेड लाइन है वो आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ एक फिगर देख रहे हैं आप, ग्राफ बने हुए हैं यहाँ पे, डायनेमिक एनालिसिस किया है तो उसके प्लॉट कैसा बनता है हम वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, वो दिखा रहा है आपको चेंज इन टाइलाइन पावर। ठीक है, चेंज इन टाइलाइन पावर ड्यू टू स्टेप चेंज इन लोड। तो लोड जो है पीडी हमारा फर्स्ट वाले एरिया के लिए PD1, वो चेंज हम मान रहे हैं कि 0.01 पर यूनिट है। तो उस केस में ये इस तरह से ड्रॉ होता है जैसा कि दिखाया गया है। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है वो क्या है, विद इंटीग्रल कंट्रोल। इंटीग्रल कंट्रोल के साथ में जो आपका रिस्पॉन्स दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखाता है। चेंज इन पावर जो है टाइलाइन पावर वो इस तरह से फॉलो करती है, जहां एक्स एक्सिस पे जो दिखा रहा है वो है टाइम। सेकंड प्लॉट देखते हैं हम, तो सेकंड प्लॉट में भी आपको दो लाइन दिखाई दे रही है, दो कर्व दिखाई दे रहे हैं। एक आपका जो है सॉलिड लाइन से है और दूसरा क्या है, डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन से यदि आप देख रहे हैं कर्व, तो स्टडी स्टेट किस तरह से आता है, आप देख रहे हैं पहले फ्लक्चुएशन होते हैं, देन फाइनली वो स्टडी स्टेट पे आता है। यूजिंग इंटीग्रल कंट्रोल वो एक फाइनली कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाता है, स्टडी स्टेट वैल्यू पे आ जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 आपको दिखा रहा है चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एरिया 1 विद स्टेप चेंज इन लोड। जो कि स्टेप चेंज हमने किया है 0.01 पर यूनिट का, उसके कारण से फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है एरिया 1 की वो। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कंट्रोल तो ठीक है, उसके अलावा जब हम कंट्रोल यूज करते हैं, ऑप्टिमल कंट्रोल अगर हम लगाते हैं तो उसके कारण से जो कर्व आपका बनता है वो आप सॉलिड लाइन से देख सकते हैं कितना स्मूथली हो जाता है और जाके फाइनली वो स्टडी स्टेट में अचीव होता है, स्टडी स्टेट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू या फिर जीरो वैल्यू पे जाके वो रुकता है। मतलब जीरो वैल्यू पे आना मतलब क्या हो गया, चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन पावर दोनों आपके सिस्टम में जीरो हो गई, तो सिस्टम आपका स्टेबल है और नॉर्मल जो भी लोड शेयर हो रहा है जिस तरह से, उसी तरह से शेयर करते हुए आपका जो है सिस्टम चलता है। तो ये आपका डायनेमिक एनालिसिस था।